हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी आई क्यू। ये है हमारी वीडियो सीरीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ गेट एंड आईएएस, बोथ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। बट फ्रेंड्स, हमारा मेजर फोकस है अपॉन इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल हु विल अपीयर इन द गेट एग्जामिनेशन, है ना। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो सीरीज बनाई है। हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। मैंने इसीलिए हर सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो सीरीज बनाई है, सेपरेट वीडियोस हैं। तो इस पूरे सीरीज में हम लोग ईएमटी सब्जेक्ट को देख लिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को देख लिया, है ना। हम लोगों ने कंट्रोल, नेटवर्क और सिग्नल्स को भी देख लिया। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। इसका नाम है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, संचार अभियांत्रिकी। ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की जान है। ये उनका कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि नाम ही होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो कम्युनिकेशन तो उनके नाम में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इतना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है सब्जेक्ट, वो लोग चाहें तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेशन, संचार, है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल। दे आर सपोज टू बी एक्सपर्ट एट दिस सब्जेक्ट। एंड बाय एक्सपर्ट व्हाट डू आई मीन, कि आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। बुकिश नॉलेज क्या है? एएम, पीएम, एफएम, एएसके, पीएसके, एफएसके, कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स, बिट एरर रेट, फिल्टर्स, मैच फिल्टर्स वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए आपको। व्हाई? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू नो कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में क्या चीजें डेवलप हो रही है। जैसे मेरे साथ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, तो कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू में 2G, 3G, 4G के बारे में इन डेप्थ क्वेश्चन भी किए गए। जैसे OFDM क्या होता है, 4G में इसका इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ता है ना। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एंटेना क्या होता है, व्हाट इज माइमो एंटेना, है ना। तो इस तरह के सवाल आपके साथ इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस तरह के सवालों का जवाब देंगे, इट विल गिव अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि यस, यू आर रियली एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो इस सब्जेक्ट में फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के लिए तो बुकिश नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद जो आपका इंटरव्यू स्टेज है, या फिर आपके एमटेक में, या फिर आपके जॉब प्रोफाइल में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है ना, इसमें इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे आप लोगों को पता है, IEEE नाम की एक संस्था है, वो कई सारे स्टैंडर्ड्स इशू करती है। IEEE 802.11 वाईफाई वगैरह के लिए। इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इंडस्ट्री में क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दैट विल कंप्लीट योर पर्सनालिटी एज अ वेरी गुड इंजीनियर। बट एनीवेज फ्रेंड्स, हम लोग आज अपने आप को लिमिट करेंगे टुवर्ड्स बुकिश नॉलेज ओनली, जो कि आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए जरा सिलेबस देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि मैंने गेट की साइड से लिया है। रैंडम प्रोसेस, one of the most favorite areas of GATE examination is random process and random variables. इनका auto correlation, इनका power density, इनकी properties, white noise, filtering of random signals वगैरह, इन सारी चीजों के ऊपर गेट क्वेश्चन पूछता आया है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एर्गाटिक प्रोसेस, इन सब के ऊपर गेट एग्जामिनेशन और आईएएस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते रहे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज ऑफ गेट एग्जामिनेशन। फिर आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी, ये टॉपिक आसान है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही आसान है। फिक्स्ड फॉर्मूले होते हैं इसमें, उन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, इसमें कुछ फिक्स मैथमेटिकल डेरिवेशंस होते हैं, उनको देख लेना है। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है फ्रेंड्स फ्रॉम पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज होता है इन टेलीफोन इंडस्ट्री। टेलीफोन में पहले हम लोग SSB सिग्नल का इस्तेमाल करते थे टू सेंड द वॉइस, लेकिन SSB होता है आपका सिंगल साइड बैंड, एक तरह का एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है। तो जब डिजिटल मॉड्यूलेशन का आगमन हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने पल्स कोड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया, PCM। फिर DPCM आया, फिर डेल्टा मॉड्यूलेशन आ गया। इन सब के ऊपर भी गेट एग्जामिनेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका डिजिटल कीइंग, ASK, PSK, FSK, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर गेट एग्जामिनेशन। इसमें इनका बिट एरर रेट वगैरह निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। आजकल
आजकल गेट एग्जामिनेशन का फोकस ज्यादा पड़ गया है ऑन MAP एंड ML डिकोडिंग क्राइटेरिया। मैच्ड फिल्टर के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। मैच्ड फिल्टर में जो फिल्टर है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना होना चाहिए एज कंपेयर टू द सिग्नल दैट इट इज रिसीव। इसके ऊपर भी ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ निकालना आसान चीज है वैसे तो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो एंड बिट एरर रेट। बिट एरर रेट पे गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लिंक्ड क्वेश्चन या कॉमन डेटा क्वेश्चन टाइप या दो क्वेश्चन सक्सेसिव आ जाए। मेरे टाइम पे यानी वर्ष 2012 वर्ष 2013 में BER के ऊपर अच्छे क्वेश्चन आए थे। साल 2011 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कॉन्स्टेलेशन डायग्राम के थ्रू, और साल 2013 में तो लिंक्ड क्वेश्चन आए थे और बिट एरर रेट। मार्वेलस क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। बस आपको एक बार समझने की जरूरत है, उसके बाद बहुत ही आसान भी होते हैं क्वेश्चन। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल्स ऑफ एरर करेक्शन, हैमिंग कोड, ठीक है, नॉर्मल सा टॉपिक है। टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन, ISI यानी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एंड मिटिगेशन, सिंपल टॉपिक है। बेसिक्स ऑफ TDMA, FDMA एंड CDMA। फ्रेंड्स, मैं आपको ना इसका एग्जांपल एक देना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, TDMA क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। FDMA क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA क्या होता है? आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, मान लीजिए किसी एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं। ये 10 लोग अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग आवाज में बोलते हैं। मान लीजिए 10 लोग चाहते हैं आपस में कम्युनिकेट करना। मान लीजिए 10 लोग चाहते हैं आपस में एक दूसरे से कुछ बात करना। तो मान लीजिए ऐसा हो जाए कि 10 लोगों को बिठा दीजिए आप टेबल के चारों तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब बोलिए कि भाई अपनी अपनी बारी पे सभी लोग बोलेंगे और एक ही लैंग्वेज में बोलेंगे, और कोई ज्यादा जोर नहीं लगाएगा बोलते वक्त, सब लोग आराम आराम से बोलेंगे। मतलब टाइम स्लॉट आपने हर किसी को दे दिया। पहला बंदा T1 पे बोलेगा, दूसरा T2 पे, तीसरा T3 पे, एंड सो ऑन। तो अगर every person is taking turns to speak but in the same language and in the same pitch, that is called as time division multiple access। कि टाइम स्लॉट्स आपने हर किसी को दे दिया। TDMA का इस्तेमाल आपका 2G सिम टेक्नोलॉजी में होता है। FDMA के ऊपर आइए। मान लीजिए आपने ये बोला कि भाई एक ही टाइम पे सभी लोग बोलो, एक ही लैंग्वेज में बातें करना, लेकिन हर इंसान अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बोलेगा। किसी की आवाज बहुत तेज हो, किसी की आवाज बहुत धीरे हो। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका मतलब every person from these 10 people is allowed to speak in the same language and at the same time but in different frequencies। मतलब कोई बहुत जोर से बोलेगा, कोई बहुत धीरे धीरे बोलेगा, तो भी सभी लोगों तक आवाज सबकी पहुंच जाएगी। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका इस्तेमाल 1G या 0G टेक्नोलॉजी में हुआ करता था। ठीक है, फिर है आपका CDMA। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये 10 के 10 लोग एक ही टाइम पे बोलेंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी में बोलेंगे, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलेंगे। जैसे कोई इंग्लिश में बोलेगा, कोई रशियन में बोलेगा, वगैरह। इसे कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मतलब all of these 10 people can speak at the same time, can speak in the same frequency but in different languages, that is called as CDMA। CDMA भी आपका मोबाइल फोन का एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। पहले 2G में था, बाद में इसको 3G में भी अडैप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये TDMA, FDMA, CDMA समझाने का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो कि मैं अपने हर क्लास में यूज करता हूँ। ठीक है, तो if people are taking turns to speak, that is TDMA। if people are speaking in different pitch, that is FDMA। if people are speaking in different languages, that is CDMA। ठीक है, देखिए इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं ना, इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक, दूसरी चीज ये कि अगर आप इस तरह का एग्जांपल अपने किसी इंटरव्यू में देते हैं ना, दे विल बी हाईली इम्प्रेस्ड। ठीक है,
मैंने ये वाला एग्जांपल जो आपको जस्ट दिया मैंने अपने HPCL के इंटरव्यू में दिया था एंड आई रिसीव्ड वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ TDMA FDMA CDMA से ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि भाई इसका एनालॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, आप इसको कैसे सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक अच्छा इंजीनियर कौन होता है फ्रेंड्स? एक अच्छा इंजीनियर वो इंसान होता है जो कि कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स को भी लेमैन को सिंपल टर्म में समझा सके। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने ये कहा था दैट कि अगर आप किसी चीज को सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा सकते, इसका मतलब कि शायद आप भी उस चीज को ठीक से खुद नहीं समझते। If you cannot explain something in simple terms, then it is possible that even you yourself don't understand that thing. ठीक है? तो आपके पास सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। दिस शोज कि यू आर हैविंग अ वेरी गुड पर्सनालिटी ऑफ एन इंजीनियर। ठीक है, एनीवेज लास्ट टॉपिक होता है आपका इसमें एनालॉग मॉड्यूलेशन। इसमें आपका AM, PM, FM इनका डीमॉड्यूलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीवर्स, इनको जनरेट करने का तरीका वगैरह वगैरह टॉपिक होते हैं। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। दिखने में आपको टॉपिक छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये आपके सिलेबस का अप्रोक्सीमेटली 30% का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सारे टेक्नोलॉजीज काफी आउटडेटेड हो गए हैं, बट हाँ अभी भी इनका यूज होता ही है इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ईयर वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना वेटेज है उसको देखिए। अब देखिए कंसिस्टेंटली 10 मार्क्स से ऊपर ही जा रहा है इसका वेटेज। आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 11 नंबर हर साल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के गेट एग्जामिनेशन में फ्रॉम कम्युनिकेशन सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बुक्स देखिए क्या क्या बुक्स यूज हो रहे हैं मार्केट में। एक बुक आती है आपकी साइमन हेकिंग की, उसमें 4th एडिशन बुक आज भी लोग यूज करते हैं। मैंने भी यूज किया था इस बुक का, बहुत अच्छी किताब है। इट इज अ वेरी गुड बुक। इसके अलावा प्रोएकिस की भी बुक चलती है मार्केट में, बहुत पीपल यूज दिस बुक। सबसे नीचे मैंने एक बुक डाला है स्पेशली फॉर रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है आपका, उसके लिए पीबल्स नाम की एक बुक आती है। पीबल्स नाम का एक ऑथर है, इनकी बुक आती है। ठीक है, इस बुक को मैं अभी यूज कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। इसमें अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं दैट कैन बी यूज। बट मेरा फिर भी ये मानना है कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको जरूरत नहीं है कि आप सेपरेटली इतने सारे बुक्स को देखें। आपको क्या चाहिए? आपको ये बुक चाहिए, शॉम सीरीज। देखिए शॉम सीरीज तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए यूज कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि शॉम सीरीज जो बुक है ना, इसमें वाकई में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं कभी रेकमेंड तो नहीं करता बच्चों से कि आप लोग शॉम सीरीज खरीदिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसके सारे अच्छे क्वेश्चन खुद ही कराता हूँ। ठीक, मैंने खुद भी किए हैं, खुद की प्रिपरेशन के टाइम पे भी किए हैं, और मैं क्वेश्चन बच्चों को आज भी कराता हूँ इस बुक से। शॉम सीरीज की जो बुक है एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन बाय दिस ऑथर हबीब पी यूसुफ, ये बुक बहुत ही मार्वेलस बुक है। इसमें काफी अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं ऑन ऑल द टॉपिक्स ऑफ गेट इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स। खासकर इसमें जो एनालॉग मॉड्यूलेशन का जो चैप्टर है, जिसमें कि आपको PM और FM को एक ही चैप्टर में कंबाइन कर दिया है, कॉल्ड एज एंगल मॉड्यूलेशन, उसमें से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। रैंडम वेरिएबल्स पे भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक, सिग्नल टू नॉइज रेशियो पे भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इट इज अ मार्वेलस बुक। अगर आपको कोई एक बुक लेनी है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये शॉम सीरीज की बुकलेट को ले लीजिए। ठीक है, थ्योरी भी इसमें लिमिटेड दी हुई है, क्वेश्चंस ढेर सारे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ये बुक है बहुत टफ बुक। तो अगर आप सीधा इस बुक के ऊपर जंप करेंगे ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए व्हाट आई विल सजेस्ट इज, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप साइमन हेकिंग की बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यू कैन जंप टू शॉम सीरीज फॉर क्वेश्चन सॉल्यूशन। अदरवाइज मैं तो अपने क्लास में सारे नोट्स कराता हूँ हेकिंग से, और सारे क्वेश्चन कराता हूँ जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है शॉम सीरीज से। प्लस इन सब के अलावा आपको एक चीज और चाहिए, जो कि मैं स्पेशली लिख रहा हूँ आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। वो चीज है आपको गेट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा स्कोप होता है क्वेश्चन फ्रेम करने का, यू कैनॉट बी श्योर कि क्वेश्चन किस पैटर्न का और किस टॉपिक से कैसा आ सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर यू नीड टू हैव गेट पास्ट ईयर क्वेश्चन। कम से कम 25 साल के सवाल जरूर लगाइएगा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से।
ये गेट के पास से क्वेश्चंस के लिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करने को नहीं बोलता हूँ बाकी सब्जेक्ट्स में, लाइक नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल, सिग्नल्स वगैरह, क्योंकि मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, उनके पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। लेकिन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स इतना ज्यादा स्कोप होता है क्वेश्चंस फ्रेम करने का, इतना ज्यादा वाइड अपॉर्चुनिटी होती है गेट एग्जामिनेशन के पास भी कि वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सके, दैट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ग्रास्प ओवर ऑल द गेट पास ईयर क्वेश्चंस। ये होना जरूरी है आपके, ठीक है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हम लोग शुरुआत करते हैं ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ द टॉपिक ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन। वहां पे आपका एम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एंगल मॉड्यूलेशन में एफएम और पीएम का टॉपिक आता है। ये तीनों टॉपिक मिला के आपका करीब करीब 30% ऑफ सिलेबस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी क्या है? जरूरी यहाँ पे ये है कि आप इन तीनों टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ें, इनके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करें, और आपको पता होना चाहिए कि एएम, पीएम और एफएम के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको ये नहीं पता हो कि क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, तो फिर आपके साथ इशू हो सकता है, ठीक है। यू शुड बी नोइंग दिस। मैंने यहाँ पे आपके लिए ग्राफ बनाया है एएम का एंड एफएम का। ये देखिए फेज मॉड्यूलेशन है। आपको पता होना चाहिए कि एफएम और पीएम आपस में इंटरचेंजेबल कैसे होते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिसीवर में भी क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जामिनेशन में, खासकर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, जिसका मैंने आपको डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पे। इसमें इमेज फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैसे निकालते हैं। एक टॉपिक काफी आसान है, आपको बहुत मजा भी आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। सैम्पलिंग क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल सिग्नल। तो आपका जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है उसमें जब एनालॉग कम्युनिकेशन टॉपिक्स पढ़ लेंगे और डिजिटल शुरू करने वाले होंगे, बीच में आएगा आपका सैम्पलिंग थ्योरम भी होता है, आप लोगों को पता है ना ही कोई सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में। सैम्पलिंग का आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। ये आइडिया या तो आप कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, या फिर आपके सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट में भी सैम्पलिंग का टॉपिक कहीं कहीं पे इंक्लूडेड होता है, आप इसको वहां पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर कि सैम्पलिंग टॉपिक आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आपको इनपुट सिग्नल या जो एनालॉग सिग्नल है उसका आउटपुट क्या होगा, अगर उसको आप सैंपल करते हैं तो उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज होंगी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। पीसीएम एंड डीएम, यहाँ से शुरुआत होती है आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन, वेरी वेरी फेवरेट एरिया ऑफ गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज आईएएस एग्जामिनेशन ऑल्सो। आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ओवरलोड एरर कैसे निकलता है, ग्रैनुलर एरर कैसे निकलता है, इसके सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, सिंपल फॉर्मूला होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पीसीएम में एक और होता है आपका डीपीसीएम, इसमें प्रेडिक्शन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैसे काम करता है इसके ऊपर आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बाकी पीसीएम में जो क्वांटाइजर यूज करते हैं उस क्वांटाइजर का कैरेक्टरिस्टिक्स, मिड राइज है, मिड ट्रेड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पीसीएम का यूज होता है वॉइस टेलीफोनी में, लैंडलाइन टेलीफोन में वॉइस भेजने के लिए पीसीएम का ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो एसएसबी था, अब पीसीएम। इंफॉर्मेशन थ्योरी इजी टॉपिक है आपके लिए, कोई ज्यादा नहीं है। एंट्रोपी कैलकुलेशन करना, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकालना, ये सब आपको आना चाहिए। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल भी आप यहाँ पे देखेंगे, बीएससी भी आप यहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही आसान है और सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल मैथ्स होता है इसमें। रैंडम वेरिएबल्स, ये वो टॉपिक है जिसपे कि आजकल गेट एग्जामिनेशन ज्यादा फोकस कर रहा है और करना भी चाहिए। इस पे पहले ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे, लेकिन अब ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये टॉपिक है ना, इसको समझने में लोगों को दिक्कत होती है, लोग कहते हैं कि टफ टॉपिक है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, थ्योरी बहुत कम चाहिए। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं अपने क्लास में इसीलिए इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन कराता हूँ, प्लस रैंडम प्रोसेस जो होता है इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे एर्गोडिक क्या होता है, वाइड सेंस स्टेशनरी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन गेट एग्जाम में भी आते हैं और आईएएस में तो आते ही आते हैं, ठीक है।
इस टॉपिक को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करिएगा, गेट एग्जामिनेशन का आजकल का हॉट फेवरेट एरिया है ये, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। फिर आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन, इसमें आपका ASK, PSK, FSK, इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिग्नल की एनर्जी कितनी होती है, कितना बैंडविड्थ चाहिए होता है, क्या रोल ऑन रोल ऑफ फैक्टर होगा, किस तरह का फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्या इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये जो है आपको सिर्फ बाइनरी नहीं, एम एरे सिग्नलिंग में भी पता होना चाहिए कितना बैंडविड्थ वगैरह चाहिए होता है। ओके, नॉइज एंड बिट एरर रेट, ये भी आपका गेट एग्जामिनेशन का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। नॉइज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। व्हाइट नॉइज क्या होता है, AWGN चैनल क्या होता है, नॉइज कैसे ऐड होता है, नैरो बैंड नॉइज क्या होता है, इसकी फिल्टरिंग कैसे होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक के ऊपर मैं आपको स्पेशली बोलूंगा, शॉम सीरीज इज अ मार्वेलस बुक, और किसी बुक में इतने अच्छे तरीके से थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं दे रखा है। नॉइज के लिए तो शॉम सीरीज इज द बेस्ट। फिर आपका बिट एरर रेट, कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको MAP क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ये सब कुछ आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए। कॉन्स्टलेशन डायग्राम मैंने जस्ट बोला, किसी भी गिवन मॉड्यूलेशन स्कीम का कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, और कॉन्स्टलेशन डायग्राम में जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सिग्नल्स विल गिव यू एरर, ये सब आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल गिव यू एनर्जी, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस पे बेस्ड कैलकुलेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फाइनली फ्रेंड्स, मेरा एडवाइस क्या है आपके लिए फॉर दिस सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देखिए, सब्जेक्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और सब्जेक्ट एक्चुअली प्रैक्टिकल होता है, लेकिन आप लेबोरेटरी तो जा नहीं सकते इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए। आपको गेट और IAS एग्जाम क्रैक करना है तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल जो कोर कॉन्सेप्ट्स है। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो आपका बैंडविड्थ होगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ये आपका एक कोर कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, आप इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं आती है तो आप पक्के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन नहीं पाए हैं, और आपके साथ इंटरव्यू में धोखा हो सकता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए और बहुत रिवीजन चाहिए। देखिए, मैं आपको आगे आने वाले एक ओवरऑल गेट स्ट्रेटजी वीडियो में बताऊंगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे फोकस करना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ओवरऑल गेट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल। ठीक है, बाद में इलेक्ट्रिकल के लिए बनाऊंगा। उसमें आपको एक चीज बताऊंगा कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको थोड़ी पेशेंस की आवश्यकता है, संयम रखिए। इस सब्जेक्ट को आप 1.5 से 2 महीने का टाइम भी दे सकते हैं, सिर्फ इस सब्जेक्ट को, प्रोवाइडेड कि आपने नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल, सिग्नल, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को 1-1 महीने में कंप्लीट कर लिया। आप इस सब्जेक्ट को करीब करीब 2 महीने का टाइम भी दे सकते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट, और आपको इसमें बहुत रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। इस सब्जेक्ट को मैंने जब प्रिपरेशन किया था, मैंने इस सब्जेक्ट को ऐसा रखा था कि जब भी रिवीजन करना हो तो रिवीजन में फर्स्ट प्रायोरिटी विल गो टू कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों ही सब्जेक्ट मेरे लिए टफ थे शुरू में। मुझे लगता था कि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत वास्ट हैं, तो इनको अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे वीक एरियाज हैं, देन आई मस्ट डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू देम। ठीक है, तो मेरा आपसे यही एडवाइस है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, बी पेशेंट। 2 महीने भी टाइम लग सकता है आपको, बट बी पेशेंट, आराम आराम से करिए और पक्का करके चलिए। ये नहीं कि बस एक बार सब कुछ पढ़ दिया फिर छोड़ दिया। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको वहीं पे क्लियर कीजिए, उसको वहीं पे कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और जब आपका क्लियर एंड कंप्लीट हो जाएगा ना, देन डू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग रखनी है। कई सारे फॉर्मूले जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर ये सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, इनको यूज कीजिए रिवीजन के लिए। नो डाउट कम्युनिकेशन सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एमटेक प्रोग्राम्स ऑल्सो। अगर आपकी ग्रिप अगर अच्छी हुई कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में, आपके प्लेसमेंट के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। एमटेक में भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि वेल डिमांड में है बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। डिजिटल फिल्टर डिजाइन वगैरह बहुत डिमांड में है।
फॉर ईएसी या फिर आईएएस एग्जामिनेशन यू हैव टू स्टडी वाइडली। देखिए इसका क्या मतलब है। ईएसी में कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में कई सारे फ्रिंज टॉपिक्स भी होते हैं, जिसके लिए कि आपको डिफरेंट बुक्स को रेफर करना पड़ सकता है छोटे मोटे टॉपिक्स के लिए। और कई बार ऐसे डिफरेंट इवन सब स्टैंडर्ड बुक से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है आईएएस में। सॉरी टू से लाइक दैट, लेकिन ये सच्चाई है। आईएएस में गेट के अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके लिए तो आपको सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सेपरेट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन आप में से जो लोग आईएएस में भी अपीयर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सलाह ये है कि मार्क आउट सच टॉपिक्स जो कि आपको एक्स्ट्रा एंड अवे पढ़ना है फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन, मार्क देम आउट। उनके लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाइए। मैं भी आपको हेल्प करूंगा स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने में, मैं भी क्लासेस लूंगा उन टॉपिक्स की, फिर देखते हैं कि टॉपिक कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, बट यू हैव टू स्टडी वाइडली फॉर ईएसी। गेट एग्जामिनेशन के लिए न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी आपके बेसिक फॉर्मूले हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के और जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, इनको रेगुलरली रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है उसको भी शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा, उसको भी शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाना तो वैसे मैं आपको सलाह दूंगा हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल मस्ट है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। आप लोग इसको बनाइए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, और जब रिवीजन करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये फॉर्मूला मेरा ठीक हो गया, मुझे अब नहीं प्रॉब्लम होगी, तो उस फॉर्मूला को काट दीजिए और एक फ्रेश शॉर्ट नोट बना लीजिए, जिसमें कि आपने जिन टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस हासिल कर ली है उन टॉपिक्स को आगे मत लिखिएगा। मतलब आप अपने शॉर्ट नोट्स को और भी ज्यादा शॉर्ट या फिर शॉर्टर करते जाइए। यही आपके लास्ट मिनट रिवीजन की भागवत गीता है, यही आपके लास्ट मिनट रिवीजन का ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दिस वी फिनिश आवर क्लास टुडे। हम लोगों ने आज कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर ध्यान दिया, स्पेशली फॉर गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको इस वीडियो बताई गई बातें सटीक लगी होंगी। आप लोग प्लीज एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन सब्जेक्ट तो मुझे बहुत टफ लगा था, लेकिन कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को पढ़ने का बेस्ट तरीका वही है दैट यू स्टार्ट फ्रॉम द गेट एस्पेक्ट, यू स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। प्लस प्लीज डू मेक शॉर्ट नोट्स। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज डू मेक शॉर्ट नोट्स, यही आपको रिवीजन करने में आसानी देगा। ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।